अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप सुनिए आगे। अगली सुबह धारा उठकर विवान के कमरे में जाती है तैयार होने, तो देखती है विवान वहाँ नहीं है। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद विवान गार्डन से होकर अपने रूम में जाता है। वॉशरूम खाली ना होने की वजह से वो अपने कपड़े लेकर सम्यक के रूम में चला जाता है। सम्यक अभी अभी ही उठा था। अपने रूम में विवान को देखकर कहता है, वाह भाई, आज मेरे कमरे में, वो भी इतनी सुबह। भाभी ने भगा दिया क्या रूम से? विवान, क्या बक रहे हो सम्यक? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रूम से निकाल दे। वो तो मैं अभी एक्सरसाइज करके आया तो बाथरूम खाली नहीं था, इसलिए वहाँ आना पड़ा। सम्यक, अच्छा जी। विवान, हाँ जी, अब जाने दे, मुझे नहाना भी है। सम्यक, ठीक है, जाइए। विवान भी कुछ देर से नहाकर अपने रूम में वापस चला जाता है। उस वक्त धारा मैरून रंग के सूट सलवार पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। विवान ने उसकी तरफ देख भी नहीं, सीधे बालकनी में खड़ा होकर अपनी कॉफी पीने लगा। जब धारा सिंदूर लगाने को हुई तो विवान फौरन उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। धारा, ये क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। विवान ने कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उसके पास से आने लगा। धारा, भांग वांग पी लिए हो का? पागलों वाली हरकत तो बंद करो, मुझे नीचे जाना है। विवान फिर भी कुछ नहीं बोला, बस उसके और नजदीक चला गया। धारा अब घबराते हुए, क्या है? हाथ छोड़ो मेरा प्लीज। इस बार विवान ने उसका हाथ छोड़कर अपने हाथ उसके गले में डालकर उसका मंगलसूत्र निकाल कर बोला, अब तुम फ्री हो कुछ भी करने के लिए। और हाँ, ये सिंदूर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये रिश्ता और मैं दोनों ही कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मैंने नहीं रखे तुम्हारे लिए, तो फालतू में काम बंद कर दो। और मैंने अपने लॉयर से बात की थी, उसने कहा है पेपर वर्क में कुछ महीने लगेंगे, तो तब तक तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो। वहाँ मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा। ये सब सुनकर धारा के गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था। उसकी आंखों में आए आंसुओं को उसने एक गहरी सांस लेकर रोका और बोली, फाइन, जब डाइवोर्स देना तब इस मंगलसूत्र और सिंदूर को हटाने की बात करना। फिलहाल तो मुझे ये वापस करो अभी। विवान बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। धारा कुछ देर उसी ओर देखती है जहाँ विवान गया। उसके बाद वो भी जमीन पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद धारा ने खुद से ही सवाल किया, अभी विवान ने जो भी कहा सब सही ही तो है। मैं उसे अपने पति नहीं मानती, इस शादी को नहीं मानती, फिर भी मेरे ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने का क्या फ़ायदा? तो मुझे तुम्हारी ये बातें इतनी बुरी क्यों लग रही है विवान? तुमसे दूर जाने का ख्याल मेरे दिल को 1000 टुकड़े क्यों कर रहा है? क्यों बार बार दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। क्यों? क्या वजह है इसकी? कुछ भी है विवान, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक एक बहू होने का हक तो तुम मुझसे नहीं छीन सकते, और ये काम मैं अपने और तुम्हारे परिवार के लिए ज़रूर करूँगी। धारा उठकर अपने चेहरा धुलकर वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रेडी होती है। विवान की बातें याद करके उसकी आंखें फिर से नम हो जाती है। उसने खुद को संभालते हुए सिंदूर लगाया और नीचे आ गई। सभी लोग हॉल में बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। धारा को देखकर दिव्या जी, अरे बेटा धारा, आओ बेटू नाश्ता कर लो। धारा, वो हम किचन से काका के साथ नाश्ता लेकर आते हैं सबका। दिव्या जी, क्या हुआ बेटा? ये आंखें और नाक इतने लाल क्यों है? और तुम्हारे गले का मंगलसूत्र कहाँ है? धारा, वो मम्मी जी, वो मंगलसूत्र टूट गया। दिव्या जी, क्या टूट गया? कैसे बेटा? ये तो बहुत अशुभ है। धारा, वो मेरे सूट से फंस गया था, निकला नहीं तो मैंने खींच दिया और वो टूट गया। दिव्या जी, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। दिव्या जी उठकर धारा को घर के मंदिर में ले जाती है। वहाँ से मंगलसूत्र निकालकर विवान को बुलाती है। विवान, यहाँ आना। जी मम्मी, आया। दिव्या जी, ये धागा धारा को पहना दे जरा। लेकिन मम्मी, विवान, मैंने कहा ना पहनना इसे जल्दी से। विवान ने दिव्या जी से कहा। वो धागा लेकर धारा के गले में पहना देता है। विवान ने नज़दीकी से धारा अपनी मीठी भींच लेती है
उसके बाद धारा वहाँ से सीधा किचन में जाकर सबका नाश्ता लाती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। विवान आर्या से, आर्या नाश्ता करके जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, हम ऑफिस जाना है। आर्या, क्या भाई, अब आपके आने के बाद भी ऑफिस में ही जाऊं? कहीं नहीं जाना, फालतू में मैं अपने फैशन डिजाइन का कोर्स किया, संभालना तो आपकी ही ऑफिस है। विवान, ज़्यादा इमोशनल ना बनो, चुपचाप चलो वरना घसीट कर ले जाऊंगा। आर्या, भाई। विवान, चलना, तेरे लिए सरप्राइज है। आर्या खुश होते हुए, सच में? विवान, हाँ ना, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जल्दी जाओ, अब रेडी होकर आओ। आर्या, ठीक है भाई। कुछ देर बाद आर्या रेडी होकर आती है और विवान के साथ उसके ऑफिस चली जाती है। वहाँ से कुछ दूरी पर विवान ने आर्या के लिए एक बढ़िया से ऑफिस बनवाया था, उसके खुद के फैशन हाउस को तैयार कर। आर्या जब ये देखती है तो बहुत खुश होती है। विवान, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। आर्या, थैंक यू भाई। विवान, कोई ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बताना, अब से जिम्मेदारी तुम्हारी। अपना सपना पूरा करो गुड़िया। आर्या, भाई आपको पता था ना कि मेरा ये सपना है कि मैं भी एक फेमस डिजाइनर बनूं। हाँ, तभी तो मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया। अब बस अपना ध्यान अपने सपने पर लगा। जी भाई। यहाँ धारा से दिव्या जी, धारा बेटा, जब ये दुपट्टा नहीं संभाल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम सूट सलवार या साड़ी ही पहनो। तुम्हारा जो मन कहे वो पहन सकती है बेटा। धारा, सच में मम्मी जी? दिव्या जी, और क्या बेटा, हमने ऐसे ही तुम्हें अपने घर की बेटी थोड़ी ना कहा है। धारा, ठीक है मम्मी, हम चेंज करके आते हैं। जाओ बेटा। सम्यक भी अपने काम पे चला जाता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शाम में जब विवान आता है तो धारा रूम में रहती है। विवान उसे इग्नोर करके अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। उसकी इग्नोरेंस धारा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर अपने ईगो की वजह से वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। शाम भी ऐसे ही रूखे सूखे चली गई। रात में लगभग 12:30 बजे जब सब लोग सो गए थे तो धारा ने सम्यक और ऋतु को मैसेज किया कि वो लोग घर के पीछे रेडी रहे। इस काम में उन्हें साथ अभिक और आदर्श भी अपनी टीम के साथ मिले होते हैं। धारा ने एक नज़र विवान को देखा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई, क्योंकि उसे क्लब जाना था तो कोई ढंग का मॉडर्न लड़कियों के कपड़े पहनना जरूरी था। चेंज करके धारा फौरन बाहर निकल गई। जब सबने उसे देखा तो देखते रह गए। ब्लैक कलर की घुटने तक की फ्रॉक, ब्लैक सैंडल, ब्लैक ईयरिंग, रेड लिपस्टिक, बिल्कुल मॉडर्न गर्ल। इधर ऋतु ने भी पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, बालों में हाई पोनी जिसमें वो कुबल बल जिसके चेहरे पर थे, पिंक लिपस्टिक, मैचिंग ईयरिंग, बिल्कुल डॉल लग रही थी। सम्यक के तो होश ही उड़ गए थे। कुछ पल के लिए अपनी नाराजगी भूल ही गया था वो, लेकिन फिर उसने अपनी कद्दू जैसा फेस बना ही लिया। उधर अबिक और आदर्श भी अपने स्टाफ की लड़कियों को लेकर क्लब पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक जारी रखा। धारा ने सम्यक जाकर पता करना, कुछ माल देते हैं क्या इधर। सम्यक, ठीक है। इतना बोलकर वो काउंटर की तरफ जाता है। पहले तो इशारों में पूछने पर वो आदमी कुछ नहीं बताता, लेकिन जब सम्यक ने उसे गुलाबी नोट दिखाए तो उसने कहा, वो जो कोने में काले कपड़ों में आदमी देख रहे हो ना, वही है मुस्तफा भाईजान, वही ये सारी डील करते हैं। माल चाहिए तो उनके पास जाओ। सम्यक, शुक्रिया। सम्यक अपने आदमियों को कुछ इशारे करके उस मुस्तफा भाई के पास जाकर बैठ जाते हैं। मुस्तफा, क्या रे, इधर कई को आइला है तू? सम्यक, क्या भाईजान, आप भी बीमारी का इलाज रखकर पूछते हो क्यों आए हूँ? उसे समझने में देर नहीं लगती कि सम्यक क्या कह रहा है। उसने मुस्कुराकर सम्यक से कहा, ओह, तो तेरे को भी दवा मांगता है? सम्यक, हाँ, वो भी हाई डोज का। सम्यक अपने हाथों से कुछ इशारे करता है तो अचानक से क्लब की लाइट्स ऑफ हो जाती है और अंधेरे के फायदे उठाकर सम्यक मुस्तफा को बेहोशी का दवा सूंघा के वहां से गायब कर देता है। सम्यक और धारा वहां से चले जाते हैं, लेकिन अबिक, आदर्श, ऋतु
वहीं रुककर कुछ और ड्रग किलर को पकड़ने के लिए रुक जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद वो लोग भी अपने साथ 3 आदमियों को बेहोश करके ले जाते हैं। उसके बाद दोनों गाड़ियां सीधा पुलिस स्टेशन पर रुकती है। सभी के लॉकअप में रखकर वहां से सभी लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी बेल के सहारे यहाँ से जाने ना पाए। कोई भी आदमी अगर उन्हें बचाने आए तो फौरन सम्यक को खबर मिल जानी चाहिए। धारा: सम्यक, अब इसका हिसाब तो कल ही होगा, क्योंकि ये होश में तो अभी आने से रहे। सम्यक: हाँ, ये बात तो सही कह रही हो तुम। धारा: तो चले घर? सम्यक: हाँ चलो, उससे पहले ऋतु को घर छोड़ दूं मैं? धारा: ठीक है, तब तुम जाओ, मैं आदर्श और अभी के साथ चली जाऊंगी। सम्यक: ठीक है। इधर विवान की नींद प्यास लगने की वजह से खुल जाती है। वह अधखुली आंखों से उठकर अपने साइड के लाइट्स ऑन करता है तो देखता है धारा वहां पर नहीं है। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। विवान खुद से इतनी रात के ये लड़की कहाँ गई? किचन, वॉशरूम, बालकनी, सब जगह खोजने पर भी वो धारा नहीं मिली तो वो सीधा अपने रूम में बैठे इंतजार करने लगा। कभी घड़ी देखता तो कभी बालकनी में खड़ा होता। आखिरकार धारा उसे गार्डन के एरिया में आती हुई दिखी। धारा को देखकर एक पल विवान का हल्का बक्का रह गया, क्योंकि उससे पहले धारा ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। धारा को आता देख विवान तुरंत लाइट ऑफ करके सोने का नाटक करने लगा। धारा रूम में आई तो विवान को सोता देख एक राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ ये जागा नहीं, वरना 1000 सवाल पूछता। विवान ने यह सुन लिया। धारा को इतनी रात गए बाहर जाना और उसकी ऐसी बातें विवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। धारा तो कपड़े बदलकर सो गई, लेकिन विवान की नींद तो कब का गायब हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि धारा किसी और से प्यार करती है और उसे से मिलने इतनी रात के वो बाहर गई थी। बिना पूरी बात जाने उसने अपने मन में गलतफहमी का बीज पाल लिया। विवान ने खुद से कहा, उसकी जो मर्जी वो करे, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? आखिर मैंने ही उससे कहा था वो अब फ्री है। लेकिन फिर भी उसकी शादी हो चुकी है, वो ऐसे कैसे किसी से मिलने जा सकती है? उसे अपने कर्तव्य का भान नहीं है क्या? ये बहुत गलत है धारा। पूरी रात उसने यही सब सोचकर बिता दी। अगली सुबह धारा उठी तो विवान वहां नहीं था। ये तो अब रोज रोज का था, इसीलिए धारा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह भी तैयार होकर नीचे आई। वहां पर उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन विवान नहीं दिखा तो दिव्या जी ने उसकी बेचैनी महसूस करते हुए बोली, धारा, विवान तो कब का ऑफिस जा चुका है, कोई जरूरी काम था उसे? धारा ने कुछ नहीं बोला, बस शांति से नाश्ता करके वो भी सम्यक के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। आर्या भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इधर उस मुस्तफा भाई की काफी पूछताछ हुई, लेकिन मजाल है कि उसने अपने मुंह खोला हो। सम्यक ने वहां एक कांस्टेबल से पूछा, उसने मुंह खोला अपना? कांस्टेबल, नहीं सर। सम्यक, कोई बात नहीं। धारा, तुम जाओ, अपने तरीके से पूछो, जैसा भी हो मुझे रिपोर्ट कर देना। धारा, यस सर। धारा इंटरोगेशन रूम में जाती है, जहां मुस्तफा को बांध कर रखा गया था। पूरे कमरे को अंधेरा था, सिर्फ एक लाइट थी, वो भी मुस्तफा पर फोकस्ड। धारा जाकर सामने वाली कुर्सी पर बैठी। धारा, हाँ तो मुस्तफा, जो पूछा जाए उसका सीधा सा जवाब दीजिएगा, वरना। धारा ने अपने जूतों से एक तेज धार वाली चाकू निकाला और उस आदमी की तरफ उंगली कट कर दिया। ये जो अभी उंगली काटी है ना, तुम्हारी उसी जगह हाथ और गले के नस काटने में मुझे देर नहीं लगेगी। किसके लिए काम करते हो तुम? मुस्तफा, नहीं बताऊंगा। धारा ने फौरन वो चाकू उठाया और उसके हाथ की एक नस काट दी और बोली, अभी नहीं बताएगा? जितनी जल्दी मुझे मेरा जवाब मिलेगा उतनी ही जल्दी तेरे बचने का चांस है। खुद तो कुछ कर नहीं सकता तू, जो करना है हम लोगों को ही करना है। मारकर ऐसी जगह लाश फेंकूंगी कि भगवान को भी नहीं पता लगेगा।
मुस्तफ़ा अपने हाथ की ओर देखता है जिसमें खून काफ़ी तेजी से बह रहा था। उसने कहा, मैं बता दूंगा, बस कुछ पहले ये खून बहाना बंद करो। धारा ने कहा, पहले बताओ तब बंद होगा। उसने कहना शुरू किया, मैं यहाँ के सभी काले धंधों का मास्टरमाइंड ब्लैक सैंडो के लिए काम करता हूँ। वही आदमी जिसे धारा और सम्यक पकड़ने के लिए प्लानिंग में लगे हैं। धारा कहाँ मिलेगा? मुस्तफ़ा, नहीं पता, वह किसी के सामने नहीं आता है। अपने आदमी से जो हमेशा ऊपर से नीचे तक खुद को छिपाते रहता है, उसी से सारे काम हम लोग तक पहुंचाता है। वो आदमी कहाँ मिलेगा? नहीं पता मैडम, हमें माफ़ कर दो, बस तो मुझे। धारा, सच बोल रहा है ना तू? मुस्तफ़ा, मुझे क्या मरने का शौक है जो झूठ बोलूँगा? धारा, गुड़, और अपना रुमाल निकालकर उसके हाथ पे बांधकर कहती है, डॉक्टर अभी आते होंगे, तब तक बिना हिले डुले बैठे ही। जी मैडम, जैसा आप कहे। उसके बाद धारा वापस से सम्यक के केबिन में आकर सारी बात बताती है। सम्यक, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो आज से 10 दिन बाद तो वह सामने आ ही जाएगा। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विवान की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा ही रही थी। वह हर वक्त धारा को इग्नोर कर देता। जब भी धारा उससे बात करने जाती तो या फालतू में ही झगड़ा करती, तब भी वो उसे कुछ नहीं कहता, सीधे सीधे जवाब देकर अपने रास्ते हो लेता। ऐसा नहीं था कि विवान धारा से बात नहीं करना चाहता था, वो बस अपने आप को ईगो और धारा के दूरी जाने जैसी हरकतों की वजह से उससे बात नहीं कर रहा था। विवान की इग्नोर करने की वजह से धारा बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। विवान की नाराजगी उसके बर्दाश्त से बाहर थी। एक दिन शाम को धारा पूल के पैर डाले बैठी एकदम आसमान को निहार कर गाना गा रही थी। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। तभी उसकी बगल सम्यक आकर बैठ जाता है। सम्यक, वाह धारा, किससे प्यार है हो गया तुम्हें? धारा, किसी से नहीं। सम्यक, तो ये गाने क्यों गाए जा रहे हैं? धारा, बस ऐसे ही। कुछ देर की शांति के बाद सम्यक, क्या हुआ धारा, परेशान हो? धारा, तुम्हें ये आज दिख रहा है सम्यक? सम्यक, नहीं, नोटिस तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, तो आज पूछ लिया। बताओ ना, क्यों परेशान हो? धारा, मुझे तुमसे एक सवाल करने हैं। सम्यक, हाँ पूछो, क्या पूछना है? धारा, कोई इंसान जिसे हम सबसे ज़्यादा झगड़ा करते हैं, सबसे ज़्यादा उसी से चिढ़ते हैं, लेकिन उसकी इग्नोरेंस हमारी रातों की नींद हराम कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सम्यक, वेल, मैं सिर्फ इतनी ही बातों से क्लियर जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसके इग्नोर करने से तुम्हें कैसा फील होता है, ये बताओ। धारा, उसका इग्नोर करना जैसे दिल के 1000 टुकड़े करना, ऐसे मानो कि हर पल एक कोशिश रहती है दिल में। ऐसे मानो कि हर पल एक कशिश रहती है दिल में। सम्यक, तुम्हें उससे बात करने का मन होता है? धारा अपने ख्यालों में ही खोकर बोली, बहुत ज़्यादा। जब तक उससे झगड़ा ना हो, दिन की गुजरता रात नहीं कटती। सम्यक, तो मैडम बधाई हो, आपको प्रेम नाम की बीमारी हो गई है। धारा हैरानी से, सम्यक, मजाक नहीं। सम्यक, मैं क्यों मजाक करूँगा? धारा, तो ये सारे एहसास जो मुझे अभी हो रहे हैं, क्या यही प्यार है? सम्यक, हाँ मेरी पागल भाभी, यही प्यार है। धारा, तो क्या मुझे तुम्हारे भाई से प्यार हो गया है? सम्यक, हाँ। क्यों, अब तक नहीं हुआ था क्या? धारा, बिल्कुल नहीं, अब तक हम दोनों सिर्फ लड़ते आए हैं बस। सम्यक हैरान होकर, मतलब अभी तुम लोग वही हो जहाँ पहले थे? धारा, हाँ। क्यों, क्या हुआ? सम्यक, क्या यार धारा, मुझे तो लगा तुम आगे बढ़ गई होगी अब तक, लेकिन तुम तो वही लटकी हो अभी तक। धारा, तो क्या करूँ मैं? जब तुम्हारा भाई सीधे मुंह बात करता था तब मैं नहीं करती थी, और अब मैं उससे बात करने जाऊँ तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह मुझे रूम से बाहर कर देता है। सम्यक, ये सही है, तो कब बताओगी भाई को कि तुम उससे प्यार करने लगी हो? धारा, अभी नहीं सम्यक, बस कुछ दिन और, उसके बाद बता दूंगी। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। विवान सिर्फ मेरा है और ये धारा सिर्फ विवान की। इतना कहकर धारा सम्यक के गले लगकर कहती है, तुमने तो मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी। नालायक, थोड़े दिन पहले आ जाता
तो इतना परेशान ना होती मैं। सम्यक, अगर मैं पहले बता देता तुझे यकीन नहीं होता। तब तक प्यार में तड़प ना हो। वो प्यार है क्या? प्यार एक खूबसूरत एहसास जिसे आज तक कोई नहीं बच सक पाया, जिसने न जाने कितनों को जीना सिखाया है। प्यार एक ऐसा एहसास जो अपने साथ खुशियों की बरसात के साथ साथ थोड़े गम की हवाएं भी साथ लाता है। यही एहसास तो है जिसके आने से हमें पूरी दुनिया की खुशरंग नजर आने लगती है। इधर सम्यक अपने एहसासों में गुम था, तभी धारा ने एक और सवाल दागा। सम्यक, हाँ बोलो, अगर तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ हो तो कैसा महसूस होता है? सम्यक, मैंने जो महसूस किया है उस हिसाब से अगर हम अपने प्यार के साथ हो तो उसके पास आने से एक बार को घबराहट जरूर होगी, लेकिन उसकी बाहों में वो घबराहट एक सुकून का रूप ले लेती है। ऐसा सुकून जिससे जो तुम्हें ये एहसास करवाए कि उसके बाहों में दुनिया के सबसे सुरक्षित कोना है। यहाँ तुम दुनिया के सारी बुरी नजरों से दूर सुकून की नींद सो सकती हो। उसके दूर जाने के ख्याल से ही दिल की धड़कनें थम सी जाएगी। तुम हमेशा उसके आसपास रहना चाहोगे। उसने बातें करना, उसकी हर एक अच्छाइयाँ और गलतियाँ सामना रूप से तुम्हें स्वीकार होगी। कुछ मिलाकर मेरे लिए प्यार एक सुकून है जिसमें तुम अपनी पूरी जिंदगी आसानी से बिता सकती हो। धारा समय की बातें बड़े ध्यान से सुनकर अपने ऊपर अप्लाई कर रही थी। कुछ एहसास जिससे वह अभी तक परे थी, वह था बीबान के गले लगाना। अब तो बस उसे बीबान को गले लगाना था, जो जानना चाहती थी कि उससे वो प्यार करती है। उसे गले लगाने पर कैसा महसूस होगा? बस फिर क्या था, शैतानी दिमाग घूमकर आइडिया निकाला उसे। धारा खुद से बातें करती हुई पुल से उठकर बीबान के कमरे में जाती है। धारा खुद से, मेरी एक परेशानी तो सम्यक ने खत्म कर दी, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ गई है सामने। यह प्रॉब्लम तो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं बीबान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, तो पता ही नहीं है मुझे, और चालू है उसके गले लगाने के एहसास लेने। पागल हूँ मैं अभी पूरी की पूरी। मेरी चीज की दीवार गिराकर अपने प्यार में फंसा लिया उसने, और खुद मुंह फुलाए घूम रहा है। रीजन भी नहीं बताया। खैर कोई नहीं, वह प्यार करे ना करे, मैं तो अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। बीबान मल्होत्रा, तैयार हो जाओ। धारा नाम की उदड़ बालिका को झेलने के लिए। मैंने भी तुम्हें अपने प्यार का एहसास न करवाया तो मेरा भी नाम धारा नहीं। यही सब बातें करती हुई धारा रूम में एंटर करती है। वहाँ बीबान बालकनी के पास चेयर लगाकर अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसे आर्ट से पता चला कि धारा है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धारा भी जाकर बीबान के बगल में बैठकर एकटक देखने लगती है। कुछ देर यूं ही धारा उसे ही देखती है तो बीबान झलाकर बोला, क्या है, अभी देखा नहीं है क्या किसी हैंडसम लड़के को? धारा, देखा तो है पर तुम्हारे जैसा नहीं। बीबान हैरानी से, क्या क्या कहा तुमने? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और अपना हाथ आगे बढ़ाकर धारा का माथा टच कर कर देखना चाहता था, लेकिन फिर अपने हाथ पीछे खींचकर बोला, बुखार तो नहीं है जो तुम्हें मेरी तारीफ कर रही हो? धारा, मैं ठीक हूँ एकदम, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब क्या मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकती हूँ? बीबान बहस करने का मूड में तो नहीं था, इसीलिए उसने कहा, जो करना है करो, बस मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। धारा तो करो ना, मैंने कहा ना मना किया। धारा, तो करो ना, मैंने कहा मना किया। बीबान, तो अब ऐसे मेरे सामने बैठकर लोमड़ी जैसी आंखों से घूरोगी तो काम क्या खाक करूंगा मैं? जाओ यहाँ से। धारा, मैं कहाँ घूर रही हूँ? बीबान लगभग अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए बोला, देखो धारा, मुझे बहुत काम है, तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। क्यों परेशान कर रही हो? धारा, बीवी हूँ तुम्हारी तो इतना तो परेशान करूंगी ही। बीबान अब बहुत ज्यादा हैरान था और उससे गुस्सा भी आ रहा था। उसे झलाकर धारा से कहा, सच में बीवी हो? कब से हुई? कुछ दिन पहले तक ये शादी
कुछ दिन पहले तक तो ये शादी तो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती थी, आज अचानक से बीबी बन रही हो। बीवी वाले काम किए हैं बीबी वाले काम कब बीबी वाले काम किए हैं जो बीबी वाले काम किए हैं कभी, जो इतना हक जता रही हो मुझ पर। धारा भी उसकी नाराजगी को समझते हुए बोली, पहले और अब में बहुत ज़्यादा फर्क है। और रही बात बीबी बनने की, तो अचानक से धारा अभी थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तुमने भी कौन सा पतियों वाला काम कर दिए जो मैं तुम्हारे लिए बीबियों वाला काम करूं। तुम शुरू करो पति जैसा बिहेव करना, उसके बाद मैं भी बीबी वाले काम करने लग जाऊंगी। विभा ने शांत भाव में कहा, पति जैसा बिहेव? सपने देखती रहो। धारा, अच्छा ऐसा है क्या? विवान, हाँ ऐसा ही है। धारा उठकर विवान के सामने आई और उसके चेयर में दोनों हाथों पर अपना हाथ टिका दिए और उसके बिल्कुल नजदीक चली गई, जिससे विवान पीछे टिक गया। विवान की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। तभी अचानक से धारा अपना एक हाथ विवान के सीने पर रखा तो उसे भी एहसास हुआ कि विवान की धड़कन कितने तेज थी। फिर धारा मुस्कुराकर विवान के कान के पास जाकर बोली, तुम पति हो मेरे और मैं तुम्हारी पत्नी। ये सच्चाई तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। और रही बात पति जैसे बिहेव करने की, तो समय के साथ तुम भी वो करोगे मिस्टर विवान मल्होत्रा। ये धारा का चैलेंज है। उसके बाद धारा तुरंत वहां से बिजली की रफ्तार से भागी और बाहर जाकर अपने बेकाबू दिल की धड़कनों को संभालने लगी। धारा अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर बोली, शांत हो जा। जानती हूँ तुझे वो लगड़बग्गे से प्यार हो गया है, लेकिन इतना शोर करना अच्छी बात नहीं। हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। इधर विवान अभी भी अपने धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश में बोला, ये धारा पागल वागल हो गई है क्या? किसी बातें करके गई ये। कुछ दिन पहले तो मेरे पास आने से चिढ़ जाती, आज खुद ही मेरे पास आकर मेरे दिल को झकझोर कर चली गई। बेटा विवान, ये जो कह गई ना, आगे से संभल जाना, कहीं ये बहक गया तब तो ये चैलेंज जीत गई समझो। ना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा? तभी धारा फिर से लौट कर आई और उसकी लास्ट लाइन सुनकर बोली, हर क्यों का जवाब अभी देना जरूरी नहीं है, टाइम आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। फिर हाल तो ये कॉफ़ी पी लो, मम्मी जी ने भेजा है। विवान, रख दो, मैं बाद में ही पी लूँगा। धारा, अभी पियो। विवान, अरे यार, तुम्हारा दिमाग सच में घिसक गया है क्या? जब मन होगा तो मैं पी लूँगा, अभी मन नहीं है। धारा, हाँ तो अब उठी हूँ, जब ठंडी हो जाए तो दोबारा लाने के लिए मत भेजना, समझे? विवान अपने हाथ जोड़कर रोनी सूरत बनाकर कहता है, देवी जी यही रख दीजिए, मैं दोबारा नहीं कहूँगा आपसे मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, बस खुश। धारा, हाँ अब ठीक है। विवान फिर से अपने दिमाग से सारी बातें निकालकर काम पे लगा जाता है। धारा भी नीचे खाना बनाने चली गई। आज से लगभग 4 दिन बाद धारा और सम्य को अपना काम करनी थी अपनी टीम के साथ। खाना पीना खाने के बाद धारा सीधा छत पर चली गई। धारा ने अपने मन में कहा, ये 4 दिन बहुत खास है मेरे लिए, क्या पता फिर ये दिन मिले या न मिले। वैसे भी वो आदमी बिना किसी सबूत के हजारों कांड कर चुका है, तो बेशक तो बहुत पावरफुल होगा, लेकिन कुछ भी हो, जब तक मैं अपनी टीम के साथ हूँ किसी को कुछ नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। इसी के साथ धारा ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद वो रूम में आ गई। आज उसने बेड के बीच में कोई दीवार नहीं बनाई थी। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद जब विवान आया तो बेड के पर बीच में तकिया ना देखकर हैरान तो था, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल हो गया कि शायद धारा भूल गई होगी, इसलिए विवान ने 3-4 तकिए लिए और बीच में रखने वाला था कि तभी धारा ने लेट कर ही कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, वैसे सो सकते हो तुम। विवान को तो शाम के झटके मिल ही रहे थे, एक और मिल गया। फिर भी उसने तकिया रखते हुए कहा, तुम्हें भले ज़रूरत ना हो, लेकिन अब मुझे। धारा, ठीक है जैसी मर्जी। उसके बाद धारा तो चैन से सो गई, लेकिन विवान की नींद उड़ गई। विवान, बस आज जो कुछ भी हुआ
वही सोच सोचकर अपना दिमाग खराब कर रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो अपनी करवट बदल ली, जिससे अब धारा और विवान दोनों के चेहरे आमने सामने हो गए। विवान को पता नहीं क्या सूझी, उसने बीच से 2 तकिया हटाए और सीधा धारा के पास आ गया। उसके चेहरे पर आए बालों को उसने अपने हल्के हाथों से पीछे किया और धारा को देखकर अपने मन में बोला, एक शांत और सुलझे हुए इंसान को क्या बना दिया धारा तुमने। तुम्हारे आने से जो एहसास मुझे आए हैं वो क्या है मुझे नहीं पता। बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने पास देखकर सुकून मिलता है मुझे। उस दिन तुम्हें कुछ भी कहा था, मैंने उसके बाद कैसे खुद को संभाला ये मैं ही जानता हूँ। नहीं पता कि तुम्हारे से दूर होकर कैसे जीऊँगा मैं। इसलिए तुमसे दूरी बढ़ा ली मैंने। लेकिन अब तुम खुद मुझे अपने करीब आने पर मजबूर कर रही हो। फिर भी यकीन मानो, मुझे कुछ भी गलत नहीं करूँगा मैं। उस रात तुम्हें जब ऐसे सबसे छिपकर आते देखा तो बहुत बुरा लगा, लेकिन दिल को मनाने को तैयार नहीं कि तुम ऐसा कुछ करोगी। बहुत कंफ्यूजन है धारा, कभी प्यार वार के चक्कर में पड़ा है नहीं तो क्या पता होगा मुझे इस बारे में। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में जो फीलिंग आई है शायद वही प्यार है। पर फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ। कुछ देर धारा को निहारने के बाद विवान उससे दूर होने लगा तो नींद में ही धारा ने उसे तकिया समझकर अपने गले से लगा लिया। उसके लिए विवान तैयार नहीं था। हैरान होकर थोड़ी देर के लिए वह जैसे था वैसे ही लेटा रहा। उसके बाद वह आपस से अपनी जगह आ गया। धारा को अपनी फीलिंग्स बताकर विवान को काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। थोड़ी देर में वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। इन 4 दिनों में धारा ने विवान के नाक में दम कर रखा था। कहीं भी उसे चैन से रहने नहीं देती थी। उसका मानना था कि अपनी बदमाशियों से और हर वक्त अपनी प्रेजेंस से वो विवान को अपने प्यार का एहसास करा सकती है। मतलब इनके तो अलग हैं फंडे हैं भाई। धारा कभी अब रोज सुबह उठकर आकर विवान के साथ में जिम जाती, वहाँ अपनी एक्सरसाइज करके बाकी टाइम विवान को घूरती रहती। विवान के लिए कपड़े सिलेक्ट करना, उसकी हर छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ऑफिस टाइम में जाकर उसे परेशान करना, घर पर कभी ज़बरदस्ती उसके अपने बालों में तेल लगवाना और खुद ज़बरदस्ती उसे सर की मालिश करना, उसके टीस करना, फ्लर्ट करना और भी न जाने कितने सारे हरकतों करती रहती वो दिन भर। उसका उल्टा कभी धारा की बेचकानी आदतों से प्यार आना, कभी चिढ़ जाना और कभी उसे डांट देना, ये सब विवान की आदत हो गई थी। ऐसे ही जा रहे थे रोज। विवान अपने ऑफिस में किसी काम की में बिजी था। धारा दोपहर में विवान के लिए लॉन्च लेकर ऑफिस पहुंची, जहां विवान अपनी सेक्रेटरी को आज का बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग फाइल के लिए उसे कुछ समझा रहा था। उसके जाने के बाद धारा ने विवान से कहा, लंच टाइम हो गया है विवान, चलो खाना खा लो। विवान, नहीं मैं बाद में खा लूँगा। धारा, बिना तुम्हें खिलाए कहीं नहीं जाऊंगी मैं। विवान लाचारी से धारा को देखता है तो धारा ने उसे इशारे से सोफे पर बैठाने को कहती है। विवान भी चुपचाप उठकर सोफे पर बैठ गया। धारा ने उसका खाना निकाला। विवान ने पूछा, तुमने खाया कि बस मुझे ही खिलाने आ गई? धारा, अभी तो नहीं खाया, जाकर खा लूंगी। विवान ने पहली बार धारा को खिलाई। धारा तो मानो आसमानों की सैर पर निकल गई। विवान ने उसी धरती पर पटकते हुए बोला, अब मैं नहीं देने वाला, घर जाकर सबसे पहले खाना खा लेना। धारा मुंह बनाए बस उसका चेहरा देखने लगी। अगले ही पल उसके शैतानी दिमाग में शैतानी आत्मा जागृत हो गई। विवान के ध्यान अपने खाने के साथ साथ फोन पर किसी मेल को चेक करने पर था। उसी का फायदा उठाकर धारा ने अभी 1.5 घंटे में होने वाली इम्पोर्टेंट मीटिंग की फाइल छुपा दी। उसके बाद विवान के बगल आकर शांति से पेन फोन में लग गई। खाना खाने के बाद विवान को वो फाइल चेक करना था। जब विवान वो फाइल लेने गया तो फाइल वहाँ से नादारत थी। विवान तुरंत समझ गया कि ये काम धारा के ही है। विवान, धारा क्या हुआ, इतना भड़क क्यों रहे हो? विवान, फाइल वापस करो मेरी। धारा अनजान बनते हुए, कौन सी फाइल? विवान, वही फाइल जो तुमने गायब की है। धारा, तुम्हें क्या मैं चोर दिख रही हूँ या कोई किडनैपर जो तुम्हारी फाइल गायब करूँगी? विवान, देखो धारा, अभी 1.5 घंटे में मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मुझे वो फाइल चाहिए। प्लीज़ वो फाइल वापस कर दो।
धारा विवान को परेशान होता देख मन खुश हो रही थी।